गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। तो एक बार फिर से खबरों का सफर शुरू हो चुका है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में, जिसमें देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं ताकि कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। और आज तो गणतंत्र दिवस है, तो सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को, देशवासियों को श्वेता, हम दोनों की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। तो गणतंत्र दिवस के आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। सुबह से ही श्वेता तस्वीरें जब आनी शुरू होंगी टाइम्स नाउ नवभारत पर, हम वो तस्वीरें दिखाएंगे। परेड की जो झांकियां रहती है, क्या देखते बनती है, अद्भुत होता है। और आज रफाल की गर्जना भी सुनाई पड़ेगी, वो सब कुछ हम आगे आपको बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि ज्ञानव्यापी से जुड़ी हुई मिल रही है, क्योंकि यहाँ तहखाना खुल चुका है और तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली है। जी हाँ, एएसआई सर्वे रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो यही बता रहा है कि यहाँ हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति मिली है। दावा ये भी किया गया है कि हिंदू मंदिर तोड़कर मस्जिद है बनाई गई। बिल्कुल, तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली है। तहखाने में हिंदू देवी देवताओं के प्रमाण है। एएसआई ने ज्ञानवापी के अंदर जो सर्वे किया था, उस सर्वे के जो सबूत मिले हैं, उस सर्वे की रिपोर्ट भी हमारे पास है। मंदिर के 32 सबूत, शिव के 3 नाम, खंडित मूर्तियां, ये ज्ञानवापी के अंदर मंदिर के प्रमाण हैं। एएसआई सर्वे रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है। 839 पेज की रिपोर्ट हिंदू मुस्लिम पक्ष को सौंप दी गई है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है। The pillars and plasters used in the existing structure were studied systematically and scientifically. For the enlargement of the mosque and constructing Sahan, parts of pre-existing temple, including pillars and pilasters, were reused with little modifications. बता दें, पेज नंबर 132 के 9वां पैरा मध्य हिस्सा और मुख्य द्वार का जिक्र है, जिसमें पुराने विशाल मंदिर की चारों दिशाओं में अलग अलग चेंबर हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशा में बड़े चेंबर थे। उत्तर, दक्षिण और पश्चिमी चेंबर के अवशेष अभी भी मौजूद हैं। पूरब के हिस्से में मौजूद चेंबर अब भौतिक रूप में मौजूद नहीं है। Minute study of pillars and pilasters in corridor suggests that they were originally part of pre-existing Hindu temple. 10वें पैरा में दावा किया गया है कि सेंट्रल चेंबर के मुख्य द्वार को बड़े पत्थर से ब्लॉक किया गया है। मुख्य द्वार पर पशु पक्षी के चित्र और तोरण शैली में सजावट है। वहीं पर खंडित ललाट बिंब यानी गणेश प्रतिमा है, जो थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, बाकी ढक दिया गया है। एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट में दावा किया है कि ज्ञानवापी के अंदर कभी हिंदू मंदिर था, जिस पर मस्जिद बनाई गई। मिट्टी में दबे मिले तहखाने में हिंदू देवी देवताओं के प्रमाण मौजूद हैं, जो मंदिर होने के सबूत हैं। और देखिए, एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आने के बाद तरह तरह के जो रिएक्शन है वो भी सामने आ रहे हैं। ओवैसी ने भी इसको लेकर के तंज कसा है। बिल्कुल, और हिंदू पक्ष ने अपनी आगे की रणनीति जो है वो तैयार कर ली है। आगे क्या होने वाला है दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। एएसआई ने 84 दिनों में ज्ञानवापी परिसर पर सभी पहलुओं पर सर्वे किया। 36 दिनों तक 3 हिस्सों में रिपोर्ट तैयार हुई। रिपोर्ट का 17वां पैरा आपको दिखाते हैं, जिसमें सर्वे के दौरान टीम को 34 अभिलेख मिले। सभी 34 अभिलेख पत्थर के हैं और ये पुराने हिंदू मंदिर की तर्ज पर बने हैं। दीवारों पर कन्नड़, तेलुगु, देवनागरी और ग्रंथा भाषाओं में लेखनी मिली है। भगवान शिव के 3 नाम भी मिले हैं, वो हैं जनार्दन, रुद्र और ओमेश्वर। तीनों अभिलेखों में महामुक्ति मंडप का जिक्र है। इतना ही नहीं, एएसआई ने जादूनाथ सरकार के इस निष्कर्ष पर भरोसा जताया कि औरंगजेब के आदेश पर 2 सितंबर 1669 को काशी विश्वनाथ मंदिर को ढा दिया गया। एएसआई के सर्वे में मिले इस सबूत के बाद सियासत भी तेज हो गई। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया और कहा कि ये पेशेवर पुरातत्वविदों या इतिहासकारों के किसी भी समूह के सामने अकादमिक जांच में टिक नहीं पाएगा। रिपोर्ट अनुमान पर आधारित है और वैज्ञानिक अध्ययन का मजाक उड़ाती है। जैसा कि एक महान विद्वान ने एक बार कहा था कि एएसआई हिंदुत्व की दासी है। भव्य मंदिर था, भव्य मंदिर का हिस्सा ही है। और अगला कदम हम याचिका के माध्यम से चाहेंगे कि अब उसमें नमाज न पढ़ा जा सके, उसमें मुस्लिम का प्रवेश वर्जित हो। इसके लिए हमारा अगला कदम यही होगा। हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं।
एएसआई की रिपोर्ट में ज्ञानवापी में मंदिर के सबूत हैं, तो मुस्लिम पक्ष एएसआई की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर रहा है। तो फिर आगे क्या होगा, ये कोर्ट तय करेगा। श्वेता, बिहार में फिर लग रहा है कि खेला होने वाला है। नीतीश कुमार जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज उनकी है, जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, कभी कर्पूरी ठाकुर को लेकर, परिवारवाद को लेकर बातें कह रहे हैं, लग रहा है कुछ बड़ा फेरबदल हो रहा है। एक तरफ इंडिया अलायंस और जो गठबंधन में भी हैं, उससे भी लगता है उनकी राहें जुदा हो जाएंगी। बिल्कुल, वैसे भी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में नीतीश कुमार क्या कुछ फैसला लेते हैं, क्या कदम उठाते हैं, देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो उनकी नाराजगी की वजह है वो लालू प्रसाद यादव की बेटी के एक ट्वीट की वजह से है, जिसके बाद सरगर्मियां तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट के जरिए आप। बिहार की सियासत में कभी भी बड़ा उलटफेर हो सकता है, जिसे लेकर जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। बिहार में सियासी हलचल तेज होने की वजह बनी है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का ट्वीट, जिसमें नीतीश पर हवा की तरह बदलती विचारधारा और नियत में खोट जैसी बातें कही गई। नीतीश इस ट्वीट से इतने नाराज हुए कि लालू के खेमे में हलचल मच गई। हालांकि ट्वीट डिलीट कर दिया गया, लेकिन नाराजगी खत्म नहीं हुई। अंदर खाने गठबंधन तोड़ने जैसी अटकलें चलने लगी, जिसके बाद बिहार में जेडीयू और आरजेडी की अलग अलग बैठकें होने लगी, तो हालात पर दिल्ली में बीजेपी की बैठक हुई। लालू खेमे से अभी इस पर डैमेज कंट्रोल करने की कवायद हो रही है। सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सर्टेन घराना जो हाइपोथेटिकल एजेंडे को स्थापित कर करके वो अनस्टेबल स्थिति मीडिया में बनाने की जो कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्राप्त नहीं होना है। लेकिन लगता नहीं जेडीयू आरजेडी में सब कुछ ठीक है, क्योंकि जेडीयू की बातों से तो ऐसा ही लगता है। लालू जी की बेटी आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, बचपन से आपने देखा है। बच्चे जो हैं उनको बड़ों के मामले में नहीं बोलना चाहिए, ये हमारे रीति रिवाज। तो आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कोई आंच नहीं, आंच जो है तो जेडीयू अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तो बिहार में सियासी माहौल गरमाया तो दिल्ली में बीजेपी में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया। और ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब है। और ऐसे में नीतीश कुमार की क्या बीजेपी के खेमे में वापसी हो सकती है, क्या वो एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं, ये अहम सवाल है। श्वेता, बिल्कुल, अगर लालू का साथ छोड़ते हैं नीतीश, तो बिहार में समीकरण क्या कुछ बनेंगे या किस तरीके से आगे बिहार की राजनीति देखने को मिलेगी, क्योंकि सियासी गलियारे में तो पलटू राम नीतीश कुमार को कहा ही जाता है। तो क्या एक बार फिर से पलट जाएंगे, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बिहार में बदले सियासी समीकरण को लेकर बिहार बीजेपी नेताओं की अमित शाह के साथ भी बैठक हुई। कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश पाला बदल सकते हैं। नीतीश खेमे के सूत्रों की माने तो लालू जादुई आंकड़ा जुटाएं, इससे पहले ही नीतीश विधानसभा भंग कर सकते हैं। अभी बिहार का कैलकुलेशन देखें तो बिहार में कुल सीटें 243 हैं। अगर नीतीश पाला बदलते हैं और लालू की पार्टी आरजेडी नीतीश के बगैर सरकार बनाने की सोचती है, तो आरजेडी विधायकों की संख्या 79 है, कांग्रेस 19 और लेफ्ट की 16 सीटें हैं, जो कुल 114 होती हैं, जो बहुमत के आंकड़े 122 से 8 कम है। अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए और उन्हें सीएम बनाने के लिए बीजेपी तैयार हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नीतीश के पास 45 विधायक, बीजेपी के 78 और मांझी के 4 विधायकों की संख्या मिलाकर आंकड़ा 127 पहुंच जाता है, जो बहुमत के आंकड़े 122 से ज्यादा है। वहीं अगर बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम बनाने की बात पर राजी नहीं हुई और लालू के साथ भी नीतीश की बात नहीं बनी, तो फिर नीतीश के पास चारा यही होगा कि वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दें और चुनाव में अकेले उतरें। लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला होगा और नीतीश कुमार ये जानते हैं कि वो अकेले दम पर चुनाव नहीं लड़ सकते। और देखिए, जिस तरीके से बिहार में सियासी समीकरण बदल रहे हैं, वहां उसे लेकर चिराग पासवान ने भी बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मैंने पहले ही कह दिया था कि हर मास के बाद बिहार में हालात जो है वो बदलने वाले हैं। चिराग पासवान का ये बयान सामने आया है। सियासी उठापटक में आने वाले 1-2 दिन बहुत अहम है। और साथ ही चिराग पासवान ने यह भी कहा कि उम्मीद है जो भी होगा बिहार के लिए हित में होगा। आज अमित शाह के साथ मुलाकात भी चिराग पासवान की हो सकती है। ऐसे में काफी गहमा गहमी भरा दिन बिहार की राजनीति के लिए रहने वाला है। बड़े उलट फेर देखे जा सकते हैं।
क्योंकि चिराग पासवान ने बड़े दावे किए हैं और कहा कि खरवास के बाद जो बदलाव होने की संभावना है, इसका इशारा तो मैंने पहले ही दे दिया था। जो भी होगा मैं इतना जरूर मानूंगा कि वो प्रदेश हित में होगा। बहुत पहले ही ये जानकारी आप सबके साथ मैंने साझा की थी कि खरमास की समाप्ति के बाद जब शुभ दिनों की शुरुआत होती है तो उस वक्त ज़रूर बिहार की राजनीति में कई फेरबदल होंगे, जो मौजूदा परिस्थिति में देखने को भी मिल रहा है। तो मैं मानता हूं ऐसे में कि आने वाले कुछ घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का, कल का, परसों का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है, जहां आग लगने की जानकारी मिल रही है। और आपको बता दें कि मुंबई में एक इमारत में आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड को खबर दी गई है और गाड़ियां वहां मौके पर पहुंच करके आग बुझाने की कोशिशों में लगी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मुंबई से आ रही है, जहां इमारत में आग लगने की खबर है। बताया जा रहा है ग्रांट रोड के फर्नीचर मार्केट में ये भीषण आग लगी है। फर्नीचर मार्केट में आग से भारी नुकसान हुआ है। देर रात फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लगी। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां बताई जा रही हैं बुलाई गई और फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तो ग्रांट रोड का ये फर्नीचर मार्केट है, जहां पर आग लगी है और भारी नुकसान की भी आशंका है। हालांकि क्या वजह रही है इस आग लगने की, ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां बताया जा रहा है मौके पर मौजूद है, जो आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी हुई है और फिलहाल आग को बुझा लिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये भीषण आग लगी है। फिलहाल वजह क्या है इसका पता नहीं चल पाया, आग किस वजह से लगी है, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 18 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। अभी फिलहाल कितना नुकसान हुआ है इसका पता भी नहीं चल पाया है। आग लगने की वजह की भी जांच जो है वो की जा रही है। जैसे ही सूचना मिली, दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाने के लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये आग लगी और देखते ही देखते आग फैलती चली गई। और आज देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, जिसमें राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ से देश की ताकत को पूरी दुनिया देखेगी। और साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों यहाँ चीफ गेस्ट होंगे। बिल्कुल, और रिपब्लिक डे पर सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए, इसलिए सिक्योरिटी भी पूरी टाइट है। रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और आज कर्तव्य पथ पर हमारे जवानों का शौर्य जो है वो देखने को मिलेगा। आज हमारे चीफ गेस्ट होंगे इमैनुअल मैक्रों। कई राज्यों देश आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज 75वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देश की शक्ति और पराक्रम का प्रदर्शन देश देखेगा। इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों चीफ गेस्ट हैं। रिपब्लिक डे परेड को लेकर क्या शेड्यूल रहने वाला है वो जान लीजिए। परेड की शुरुआत से पहले 10:05 पर पीएम मोदी वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। 10:22 पर पीएम मोदी कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगे। 10:25 पर उपराष्ट्रपति का काफिला पहुंचेगा। 10:27 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों कर्तव्य पथ पहुंचेंगे और 10:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिरंगा फहराएंगी और तिरंगा फहराने के साथ परेड शुरू हो जाएगी। ऐसे में सुरक्षा में कोई कोताही न बरती जाए, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने जमीन से आसमान तक सिक्योरिटी को पुख्ता रखने का इंतजाम किया है। न्यू दिल्ली परेड वाली जगह को 28 जोन में बांटा गया है। हर जोन का डीसीपी नेतृत्व करेंगे। 70,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। परेड वाली जगह 14,000 जवानों की तैनाती है। जगह जगह कमांडो दस्ते तैनात किए गए हैं। पीसीआर वैन, स्वाट टीम भी तैनात रहेगी। ड्रोन से पूरे परेड वाली जगह की निगरानी होगी। हवाई अटैक से निपटने का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती की गई है। सेना से लेकर एयरफोर्स तक अलर्ट मोड पर रहेगी।
तो देखिए दिल्ली में जो आज तस्वीरें नजर आएंगी श्वेता, वो तो अद्भुत होने ही वाली हैं, लेकिन हम लाल चौक पर जो तस्वीर देखेंगे वो भी काफी अहम रहने वाली है, क्योंकि देखिए कभी वहां कर्फ्यू लगता था, पथराव होता था, और आज वहां लोग बेखौफ होकर चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, श्रीनगर का लाल चौक, जब आपकी तस्वीरें हम आगे आपको दिखाएंगे तो आप खुद देखेंगे कैसे आज तिरंगे के रंग में नहाया हुआ है, दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। और वाकई अब देख करके ऐसा लगता है कि जो एक लाल चौक की पहचान हुआ करती थी श्रीनगर की, अगर हम बात करें आतंकवादी हमलों की, अब वो पहचान पूरी तरीके से बदल चुकी है और जम्मू कश्मीर विकास के नए रास्ते पर अग्रसर है। आज देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर देश भर की सरकारी इमारतें रोशनी से नहाई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के लाल चौक की बात करें तो यहाँ अब हालात काफी बदले नजर आ रहे हैं। देश भर से पहुंचे पर्यटक बेखौफ तरीके से यहाँ घूम फिर रहे हैं। पूरे लाल चौक और आसपास के इलाके को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। पूरे देश में कल गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इस वक्त हम श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक में हैं और तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे किस तरह से लाल चौक को सजाया गया है। मेरे शफीक जरा आपको पहले ऐतिहासिक घंटाघर की ये तस्वीरें दिखाएंगे। तिरंगा की लाइट्स में जो है पूरे इस मार्केट को सजाया गया है। श्रीनगर के बहुत सारे जो सरकारी निवास है वहां पे इस तरह की लाइटिंग की गई है और भव्य तरीके से कहेंगे तो कश्मीर को सजाया गया है। और 25 जनवरी की ये शाम और पर्यटकों की काफी तादाद भी यहाँ पर मौजूद है। इनसे भी थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका अनुभव क्या है। पूरा जो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, लाल चौक कॉरिडोर देख रहे हैं, कैसा लगा आपको? सर पहले जो कश्मीर के बारे में सुना था उससे बिल्कुल अलग है। हम फर्स्ट टाइम आए हैं वैसे तो, पर आगे बड़ा अच्छा लग रहा है। लोगों में इतनी शांति के माहौल से सब एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा लगा कि जैसे सब मिलजुल के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। वो डर नहीं रहा जो पहले था। गर्व महसूस हो रहा है और यह है नया भारत, नया इंडिया जो बेखौफ है और बेनिडर है। जम्मू कश्मीर का लाल चौक तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। हर तरफ जश्न का माहौल है। और आज देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और ऐसे में सभी राज्यों की जितनी भी सरकारी इमारतें हैं श्वेता, उनको लाइटों से सजाया गया है। जगमग नजर आ रहा है हर सरकारी इमारत। बिल्कुल, अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें खूबसूरत तस्वीर कह सकते हैं कि वहां से देखने को मिल रही है। कोलकाता, जम्मू, श्रीनगर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से हर सरकारी इमारत या राज्यों में जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं श्वेता, उसको किस तरीके से तिरंगे के रंग से सजाया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। देश के अलग अलग राज्यों में गणतंत्र दिवस के मौके पर सरकारी इमारतें रोशनी से नहाई नजर आ रही हैं। दिल्ली में लाल किला, राष्ट्रपति भवन और आसपास की सरकारी इमारतों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सतरंगी लाइटों की झालर से सरकारी भवन जगमग नजर आ रहे हैं। मुंबई में वर्ली सी लिंक पर अद्भुत नजारा देखने को मिला। सिग्नेचर ब्रिज को लेजर लाइट्स के जरिए सजाया गया है। वर्ली सी लिंक पर पीएम मोदी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शिवाजी महाराज, बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर दूर से दिखाई दे रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी रोशनी से जगमग नजर आ रहा है। ट्राई कलर की लाइट्स, फव्वारे और रोशनी से नहाया तिरंगा अनोखा नजारा पेश कर रहे हैं। कोलकाता में भी सरकारी इमारतों को भव्य तरीके से सजाया गया है। रंग बिरंगी झालरें अनोखी छटा पेश कर रही हैं। राजभवन, मेट्रो भवन, बीआईटीएम बिल्डिंग की खूबसूरती देखते ही बन रही है। इसके अलावा भोपाल, जम्मू, श्रीनगर और असम के गुवाहाटी में भी सरकारी इमारतों को शानदार लुक दिया गया है। रोशनी से सारी इमारतें नहाई नजर आ रही हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। अगली खबर दिल्ली के बदरपुर से है, जहां बताया जा रहा है कि एक दुकान में एक के बाद एक कई धमाके हुए और ये धमाके सिलेंडर फटने की वजह से हैं। उस वक्त वहां की तस्वीर श्वेता इतनी भयावह थी जब ब्लास्ट हो रहे थे। बिल्कुल, जब आग लगी उसके बाद एक सिलेंडर में धमाके हो गए। आसपास अफरा तफरी मच गई। क्या वहां से तस्वीर सामने आई है, देखिए रिपोर्ट में आप। दिल्ली का बदरपुर इलाका उस वक्त धमाकों से गूंज उठा जब वहां एक के बाद एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। सिलेंडर ब्लास्ट का लाइव वीडियो भी सामने आया है। यहां आग लगने के बाद एक करीब 15 से 20 सिलेंडर फट गए, जिसके बाद आग का भयंकर तांडव देखने को मिला। चारों तरफ आग फैलती नजर आई। आग की इस घटना को अपनी आंखों से देखने वाले लोग बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे।
जांच में सामने आया है कि यहाँ एक दुकानदार बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में रिफिलिंग करता था और उसके ही दुकान में बड़ी मात्रा में सिलेंडर रखे हुए थे और आग लगने के बाद एक एक कर सिलेंडर फटने लगे। स्थानीय लोगों ने आग की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर बुलवाया। गाड़ी छोटी होने की वजह से फायर ब्रिगेड कर्मियों को भी आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग की इस घटना से जहां आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंचा है, तो वहीं बिजली के तार भी जलकर टूट गए, जिससे बिजली की सप्लाई भी बाधित हो गई। की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। महिला से बदसलूकी अपराधियों को भारी पड़ गई। नर्मदापुरम में अपराधियों के घर को नेस्तनाबूद कैसे किया गया है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की हैं, जहां अपराधियों के घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया। जिस घर पर बुलडोजर चल रहा है वो खूंखार अपराधी लखा और बिट्टू का है। ये वो अपराधी हैं जिन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। अपराधियों ने महिला के घर में घुसकर मारपीट की थी। पुलिस ने अपराधियों की कुंडली खंगाली तो ये आदतन अपराधी निकले। बुलडोजर के साथ पुलिस अपराधियों के घर पर पहुंची और बुलडोजर चला दिया। यूपी की तर्ज पर एमपी की मोहन सरकार भी अपराधियों को लेकर सख्त है और ये बुलडोजर कार्रवाई अपराधियों के लिए संदेश है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। बता दें, एमपी में मोहन सरकार बनने के बाद अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। देश आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और ऐसे मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जो है वो चीफ गेस्ट है। कल जयपुर पहुंचे थे और श्वेता उनका भव्य स्वागत हुआ था। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रों की गजब की बॉन्डिंग वहां पर नजर आई। दोनों ने एक भव्य रोड शो भी किया। इसके अलावा चाय की चुस्की भी दोनों साथ लेते हुए नजर आए। और क्या कुछ खास रहा, देखिए रिपोर्ट में आप। भव्य रोड शो, चाय की चुस्की, हवा महल के बाहर सेल्फी। ये तस्वीरें पिंक सिटी जयपुर की हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गुरुवार को पेरिस से सीधे जयपुर पहुंचे। वो आज गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इससे पहले जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रों की गजब की बॉन्डिंग दिखी। पीएम मोदी के साथ मैक्रों भव्य रोड शो में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने खुली छत वाली गाड़ी में सवार होकर जंतर मंतर से सांगानेरी गेट तक रोड शो किया। रोड शो में बड़ी संख्या में लोग उमड़े। मोदी मोदी के नारे से पूरा पिंक सिटी गूंज उठा। रोड शो जंतर मंतर से महल पहुंचा। यहां दोनों नेताओं ने रोशनी से जगमगाते ऐतिहासिक हवा महल का दीदार किया। दोनों ने सेल्फी ली। उसके बाद पीएम ने मैक्रों को चाय भी पिलाई और राम मंदिर का मॉडल भी गिफ्ट किया। पीएम मोदी और मैक्रों डिनर के लिए होटल रामबाग पैलेस पहुंचे। यहीं पर दोनों के बीच द्विपक्षीय चर्चा हुई। इसके बाद दोनों नेता दिल्ली के लिए रवाना हो गए और आज गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और देखिए, हमारे पीछे जो आप पूरी तस्वीर देख रहे हैं वो आपको बताने के लिए काफी है कि कैसे दिल्ली एनसीआर कोहरे की चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। घना कोहरा आज उत्तर भारत के कई राज्यों में छाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में भी सुबह से ही कोहरे और ठंड की मार पड़ रही है। बिल्कुल, लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और हम इस वक्त देखिए अपने ऑफिस प्रेमाइसेस में मौजूद है। यहाँ की भी तस्वीर आप देखेंगे तो घना कोहरा जो है देखने को मिल रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली एनसीआर कोहरे की चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से कोहरे और धुंध की मार इस वक्त पड़ रही है। कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा इस वक्त छाया हुआ है और विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम है। लगातार ये कोहरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। अभी देखिए श्वेता 8 बजने को है, लेकिन किस तरीके से धुंध जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली कोहरे की चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। हर तरफ कोहरा नजर आ रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम है। सुबह से ही विजिबिलिटी इतनी कम नजर आ रही है कि गाड़ियों की रफ्तार पर लगभग लगाम लगी हुई दिखाई दे रही है। और ये तस्वीर दिल्ली एनसीआर की, और न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि उत्तर भारत के कई राज्यों में हालात इसी तरीके के बने हुए हैं।